Good evening, all of you, and welcome to today's daily test new set of CDS and FCAT थर्ड डिस्कशन। तो काफ़ी लंबा बोलना पड़ता है स्टार्टिंग में तो ये जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने न्यू सेट ऑफ पेपर स्टार्ट कर दिया है बनाना, डेली टेस्ट पेपर, तो उसका आज ये थर्ड सेट था और इसी के डिस्कशन को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बच्चे क्लास में ही पूछ रहे थे कि सर इसका तो आंसर ये होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, तो अपने सारे डाउट्स को अब इस वीडियो डिस्कशन के थ्रू क्लियर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम द डिस्कशन ऑफ टुडेस पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें तो इसमें उसने तुमको एक छोटी सी चीज पूछी है कि 19 के पावर में 5 प्लस 21 के पावर में 5 इनमें से किससे डिविजिबल होगा। और ऑप्शन में जो आंसर सब दिए हुए हैं वो बड़ी सोच सोच के उसने दिए हैं, 10 then 20 then both 10 and 20 and then neither 10 and not 20। इसके लिए जो कंसर्न थ्योरी है जो मैंने क्लास में बताया था वो ये था कि कोई भी क्वेश्चन अगर x की पावर n प्लस a की पावर n के फॉर्म में है तो वो हमेशा डिविजिबल होगा x प्लस a से इफ n इज ऑड। तुमको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसको जरा अप्लाई करते हैं। 19 टू द पावर ऑफ 5, 21 टू द पावर ऑफ 5, ये x और a की जगह है और n जो है जो कि तुम देख सकते हो इट्स अ ऑड नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिविजिबल होगा 19 प्लस 21 से, और 19 प्लस 21 होता है 40। 40 का मतलब हो गया कि ये 20 से भी जाएगा क्योंकि 40 20 के भी टेबल में आता है, और साथ ही साथ ये 10 के टेबल में भी जाएगा क्योंकि 40 10 के टेबल में भी आता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो ना तो ए है ना बी है, इसका सही आंसर सी है। तो जिन बच्चों ने इन दोनों में से कुछ भी पिक किया होगा वो गलत आंसर में जाएगा। यू कैन गो विथ 40, यू कैन गो विथ 20 अलोन, यू कैन गो विथ 10 अलोन। 10 एंड 20 वाला ऑप्शन है तो यू हैव टू गो विथ बोथ 10 एंड 20। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको बच्चों ने गलत किया था। तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछी गई है कि x वीक्स एंड x डेज के अंदर टोटल मिनट्स कितने होते हैं। तो देखो भाई, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और हर घंटे का 60 मिनट होता है। इसका मतलब है कि एक डे के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स होंगे वो 24 इंटू 60 होंगे, और क्वेश्चन में तुम्हारे पास x डेज है तो ये बन जाएगा 24 इंटू 60 इंटू एक्स। अब बात करते हैं वीक्स की। तो एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, और उसके बाद तुम्हें यह भी पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब देखो जो बातें मैं लिख रहा हूं वो सारे रिपीटेड बातें हो जाएंगी। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर तुम्हारे पास में 7 डेज हैं तो 7 डेज का मतलब हो गया 7 इंटू 24 इंटू 60, और 7 डेज का मतलब है 1 वीक। तो 1 वीक के अंदर हो गया 7 इंटू 24 इंटू 60, और साथ में अगर उसने तुमको x वीक बोल दिया है तो x वीक के अंदर क्या करोगे, तो 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू एक्स। अब ये मुझे बहुत ही डिटेल में समझा दिया। इतने डिटेल में समझाने के बाद तो ये क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। तो अब तुमको पूछा क्या गया है कि x वीक्स एंड एक्स डेज, मतलब प्लस एक्स डेज, एंड का मतलब प्लस होता है। तो यहां लिखेंगे 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू एक्स और प्लस 24 इंटू 60 इंटू एक्स। अब दोनों में से अगर कॉमन लेने की बात हो तो वी कैन टेक कॉमन 24 इंटू 60 इंटू एक्स। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 7 प्लस 1, तो टोटल आ गया 24 इंटू 60 इंटू एक्स इंटू 8। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 24 इंटू 60 1440 होता है, और इंटू 8 करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा 11520x, जो कि ए ऑप्शन में है। तुम बोलोगे सर ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ये लेंथी इसलिए बन गया है क्योंकि मैंने इसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और हर बच्चा कर सकता था, बट आई डोंट नो तुम लोगों को पेपर के टाइम में होता क्या है, और बच्चा ने गलत किया था, छोड़ दिया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, और तुमको एक एक्सप्रेशन उसने दिया है कि 33m प्लस 22n इज डिविजिबल बाई 121। ऐसा होने के लिए what will be the minimum sum of
m प्लस n, इसकी मिनिमम सम की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो सोचो ये दोनों ही वैल्यू 33 और 22 11 के टेबल में आते हैं, तो सबसे पहले 11 कॉमन लिख के यहाँ पे लिख लो 3m प्लस 2n, और 121 का मतलब होता है 11 इंटू 11, तो ये 11 तो इसका टेक केयर कर लेगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर रह गया है, अगर उसको भी तुम 11 से डिविजिबल बनाना चाहते हो तो तुमको m और n की मिनिमम वैल्यू देनी पड़ेगी। मिनिमम क्यों देनी है? क्योंकि हमें m प्लस n का मिनिमम सम निकालना है, और नेगेटिव वैल्यू तुम यहां नहीं ले सकते क्योंकि m और n को उसने नेचुरल नंबर के अंदर से लेने के लिए बोला है। तो सीधी सी बात है, कुछ वैल्यू सोच लेते हैं। सबसे पहले m को वैल्यू दे दो 3 और n को वैल्यू दे दो 1। ये सबसे छोटी वैल्यू जो मैं एज्यूम करवा सकता हूं इनको, क्योंकि ऐसा करने पे ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1। वैसे भी हमें एक वैल्यू को तो 1 देना ही था, तो मैंने n को 1 दिया और m को 3 दिया, क्योंकि इसको लेके ही तुमको मिनिमम सम मिल रहा है 11 के टेबल का, दैट इज 11। एंड देन ऑब्वियस है कि जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 3 प्लस 1 एंड द मिनिमम सम इज 4। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। तो ये तीनों क्वेश्चन आई होप बच्चे 3 से 4 मिनट के अंदर आराम से कर सकते थे। आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव टेकन। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यही पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, तुम्हारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तुम्हारे पास में एक सीरीज है, स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन 1/5√4 प्लस 4√5, उसके बाद है 1/6√5 प्लस 5√6, उसके बाद है 1/7√6 प्लस 6√7, उसके बाद है 1/8√7 प्लस 7√8, और सबसे लास्ट में है तुम्हारे पास में 1/9√8 प्लस 8√9। हमने जितना नंबर सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर एक चीज तुमने जरूर देखी होगी कि ऐसे क्वेश्चन में वी हैव टू स्टार्ट विथ मल्टीप्लाइंग इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं, क्योंकि ऊपर आने वाला है 5√5 माइनस 4√5, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसी के रैशनलाइजिंग फैक्टर से, तो ये कुछ ऐसा रूप ले लेगा। दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा a² माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को पहले सॉल्व कर लो। देखो ये बन गया 5√4 माइनस 4√5, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये देगा तुमको 5 का स्क्वायर 25 होता है इंटू 400, 4 का स्क्वायर 16, तो 100 माइनस 20, मतलब ये टोटल तुम्हारे पास में आ गया है 16 इंटू 5 कितना होता है 80 सॉरी, तो ये टोटल तुम्हारे पास में आ गया 20। 5√4 माइनस 4√5 अपॉन में 20। अब अगर मैं इसको अलग अलग करके कैंसिल करूं तो यहां से मुझे मिलेगा √4/4 और यहां से मुझे मिलेगा √5/5, और ये तो सबको पता है कि √4/4 को मैं 1/√4 और √5/5 को मैं 1/√5 लिख सकता हूं। मतलब यहां से मुझे क्या आइडिया मिला कि अगर एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में बाकी सारे हैं तो होना क्या है कि तुमको 1/√4 माइनस 1/√5 में ये रिड्यूस हो जाएगा। अब यहीं से जनरलाइज करना स्टार्ट करो। उसने क्या किया, इसके और इसके टर्म्स के बीच में माइनस का साइन लगा के 1 को साथ उसको अलग कर लिया। तो अगले वाले में भी यही होने वाला है, इट विल बिकम 1/√5 माइनस 1/√6, फिर अगले वाले में आ जाएगा 1/√6 माइनस 1/√7, उसके अगले वाले में आ जाएगा 1/√7 माइनस 1/√8, और सबसे लास्ट वाले में आ जाएगा 1/√8 माइनस 1/√9। एक कैलकुलेशन से मैंने बाकी कैलकुलेशन को जनरलाइज कर दिया। अब इसके अंदर जो पैटर्न तुम्हें देखने को मिल रहा होगा वो सिर्फ इस बात पे है कि हर किसी ब्रैकेट का सेकंड नंबर अगले ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर को कैंसिल करता हुआ जा रहा है, और इस हिसाब से अगर देखें तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा ये वाला टर्म दैट इज 1/√4 और फिर ये वाला टर्म विद अ माइनस साइन दैट इज 1/√9, और ये तो सबको ही पता है कि इनकी वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1/3। अब इसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके 6 आएगा, 3 माइनस 2, और फाइनल आंसर हो गया 1/6। अब देख लो 1/6 कहां है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है, सो डी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। ये पेपर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो जो क्वेश्चंस हैं उसमें कहीं तुम वैल्यू पुटिंग, कहीं फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे 5वें क्वेश्चन में आते हैं, यहां क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 2 नेचुरल नंबर्स x एंड y, और x को y से बड़ा रखना है। कंडीशन क्या है कि जब मैं x को डिवाइड करूं 6 से तो रिमाइंडर आना चाहिए 2 का, और जब मैं y को डिवाइड करूं 6 से तो रिमाइंडर आना चाहिए 3 का। ये क्वेश्चन के अंदर में लिखा हुआ है, यू कैन रीड दिस क्वेश्चन।
अब तुम्हें यह सोचना है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी तुम्हारे एक्स और वाई की वैल्यू तुम लेने वाले हो, उसमें याद रखना कंडीशन के हिसाब से एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन वाई। तो मैंने सबसे छोटी वैल्यू जो सोच के निकाली एक्स की, वो 14 मिली मुझे। तो 14 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 2 12, रिमाइंडर 2 रहेगा। अब सबसे छोटी वैल्यू जो y के लिए मैंने निकाली, जिसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो मुझे मिला 9। 9 को 6 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 3 आएगा, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्वेश्चन मेरे से क्या चाह रहा है कि x माइनस वाई, तो x और y की तो वैल्यू मेरे पास पहले ही है, तो x माइनस वाई करूंगा तो 14 माइनस 9 हो जाएगा, दैट इज 5। अब इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करने जाता हूं तो कर ही नहीं पाऊंगा, और यही तुम्हारा 5 जो है वो रिमाइंडर का काम कर जाएगा। दैट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें और कुछ करने की जरूरत थी नहीं, वैल्यू पुटिंग से ऐसे क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का है, और इसके ऊपर में हमने अच्छा खासा काम किया हुआ है क्लास के अंदर, एंड इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर पेपर ओनली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर्स है, अब वो नंबर्स मुझे नहीं पता, उनमें से एक नंबर तो दिया हुआ है, एक निकालना है, लेकिन उनके एचसीएफ और एलसीएम का सम तुमको दे रखा है 536, और तुमको ये भी मालूम है कि एलसीएम बड़ा होगा तो एलसीएम माइनस एचसीएफ, यहां पे मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख रहा हूं डिफरेंस उनके बीच का, दैट इज 296। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो, तो इससे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एलसीएम इज इक्वल्स टू, यहीं पे ऐड कर लो 2 3 832, तो एलसीएम की वैल्यू आ गई 416। अब इस एलसीएम की वैल्यू को ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो ताकि हम एचसीएफ भी निकाल लें, तो एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी 536 माइनस 416, जो कि आएगा 120। अब तुम्हारे पास में दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम आ चुके हैं, और हमारा जो फॉर्मूला है जो कि इनको रिलेट करता है, जिसके ऊपर हमने एक पूरी क्लास निकाली हुई है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फॉर हुम यू हैव कैलकुलेटेड योर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अपनी अपनी वैल्यूज को डालना स्टार्ट करो, यहाँ 120, यहाँ 416, और आउट ऑफ टू नंबर्स वन इज गिवन टू यू एज 104। देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 104, तो यहाँ पे 104 लिख दिया, दूसरा तुम्हें निकालना है। अब मजे की बात यह है कि 104 416 को कट कर देगा 4 में, और 120 इंटू 4 होता है 480, सीधा सीधा आंसर आ गया है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, और किया भी था काफी बच्चों ने। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, यहां पे अगर तुमने थोड़ा सा भी इंपेशेंस दिखाया तो ये क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हमने वैसे भी ये क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं। तुम्हारे पास में 4 बेल्स हैं, और ये चारों बेल्स अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे रिंग करते हैं। पहला बेल 15 मिनट्स, दूसरा 25, तीसरा 35 एंड चौथा 45। तो सबसे पहला स्टेप मैंने तुम लोगों को समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकाल लिया करो, इससे तुमको वो टाइम मिल जाएगा जहां पे ये चारों बेल एक साथ बजेंगे। तो मैंने 5 से डिवाइड किया, फिर इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, और इसके आगे कोई कॉमन नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15, 15 5 75, 75 इंटू 3 225, और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तुम्हारा कुछ आ रहा है 1575, आई मे बी रॉन्ग, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, नहीं ठीक है। तो 1575 मिनट्स में जाके ये चारों बेल एक साथ बजेंगे। तो इसको आवर में कन्वर्ट करो, आवर मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1575 मिनट्स में कितने आवर होंगे, चलो वो देख लेते हैं। 62 के टेबल में जाएगा ये 120, यहां पे बच गया 375, 6 के टेबल में जाएगा 360, 15 बच जाएंगे सेकेंड्स में, और तो 26 घंटे। और तुम्हारे तीनों बेल एक साथ बजे हैं 9 बजे, 26 घंटे, 26 ही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये कितने बार एक साथ बजेंगे, ये हम लोग को पूछा गया है। यहां पे एक बार कैलकुलेशन अपना चेक कर ही लेता हूं। 5 3 15, जितना मुझे दिख रहा है इसका आंसर 2 आ रहा है। 5 3 15, ये हो गया 75, 75 इंटू 3 225 भी होता है, इंटू 7, एक बार चेक कर लें। 5 7 2 14, 3 7 1 कैरी, 1575, 1575 को 60 से डिवाइड किया, 62 होता है 120, ये तो सही है। 26, ठीक है, 26 घंटे मतलब 9 बजे के बाद नेक्स्ट 72 घंटे के अंदर ये बजेंगे, एक बार और बजेगा, क्योंकि 26 घंटे में एक बार बजना है, तो 9 बजे तो एक बार बज चुका है। 72 आवर के, अच्छा 72 आवर के अंदर पूछा है, मतलब हर 26 घंटे में ये चारों बेल एक साथ बजेंगे, तो 72 घंटे में कितनी बार बजेंगे, ये है क्वेश्चन। तो 72 घंटे मतलब 26 इंटू 1 इज 26, एक बार रिंग कर गए।
26 इंटू 252, एक बार और रिंग कर गए, लेकिन 26 इंटू 378 होता है, तो अगली बार मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हमें तो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए बोला गया। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। 2 बार ही ये बेल एक साथ बज सकते हैं क्योंकि हमारे पास में उससे ज्यादा टाइम है ही नहीं। अगला स्लॉट लेते तो वो 78 तक पहुंच जाता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहां से 3 क्वेश्चन एवरेज के हैं जो कि हमारा करेंटली रनिंग टॉपिक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। तुम्हारे पास में एक क्लासरूम है जिसमें टोटल 45 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट दिया हुआ है 52 केजी। अब मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले सम ऑफ द वेट निकाल लेते हैं सारे बच्चों का बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज विद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 52 है और 45। देखो ये क्वेश्चन तभी गलत हो सकता है जब हम अपना कैलकुलेशन बिगाड़ लें, इसलिए मैं बड़ी ध्यान से कैलकुलेशन कर लेता हूं। 2340 के अंदर पूरे के पूरे 45 स्टूडेंट्स के वेट का सम है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि 5 ऑफ देम whose average weight is 48 kg leave the class। मतलब इस 2340 सम में से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा 48 इंटू 5, और 48 इंटू 5 मतलब 240, क्योंकि ये बच्चे चले गए हैं। बट अब उनकी जगह में अदर 5 स्टूडेंट्स आ गए हैं, अदर 5 स्टूडेंट्स whose average weight is 54 kg join the class। मतलब अब 54 इंटू 5 जो कि होता है 270, ये इसमें तुमको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि टोटल बच्चे अभी भी 45 हैं और हम लोग को न्यू एवरेज वेट पूछा गया है, तो उन्हें उसको फिर से 45 से ही डिवाइड कर दिया। बाकी कैलकुलेशन की बात है तो वो कर लेंगे। 2340 में से 240 माइनस हुआ तो ये हो गया 2100 प्लस 270 अपॉन 45, तो ये टोटल बन दिया 2370 अपॉन 45। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था 158/3 आ रहा था। मतलब पूरा तो फ्रैक्शन में आ रहा है, पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज 158/3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल, इस पूरे पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था कि तुम्हारे पास में 3 नंबर्स हैं और उन तीनों नंबर्स में से ऑफ द 3 नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सपोज कर लेते हैं कि ये 3 नंबर हैं ए बी एंड सी। तो फर्स्ट एंड सेकंड का एवरेज मतलब a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड। मतलब ये वैल्यू ज्यादा है अगले 2 मतलब बी और सी, सेकंड और थर्ड के एवरेज से। कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। और हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। मतलब फर्स्ट और थर्ड तो ए और सी ही है, तो एक बार इस ब्रैकेट को खोल लो क्योंकि उसके बाद तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर तुम्हारे सामने होगा। तो बी से बी गया, ए माइनस सी, यही तो पूछा था ना, तो 2 इंटू 15 कर लेंगे, आंसर आ गया 30। सीधा आंसर है डी ऑप्शन। अब चलते हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ आवर पेपर। ये रहा तुम्हारा वो क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन स्टार्ट होता है बाय सेइंग दैट एवरेज ऑफ 27 नंबर्स इज 0। मतलब तुम्हारे पास में कुछ 27 नंबर्स हैं जिनका एवरेज है 0। मतलब यहां पे हो सकता है x1 x2 x3 करके तुमने ऐड किया टिल x27, डिवाइड किया 27 से और आंसर आ गया 0। क्वेश्चन तुमसे ये जानना चाह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट। माने इनमें से कितने नंबर ऐसे हो सकते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। अब यहां पे तुम ये सोचो कि ग्रेटर देन 0 होने के लिए तुमको यहां पे क्या करना पड़ेगा। तुम्हें इन 26 नंबर का सम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर आके रुक भी गया और 27वें नंबर को मैंने कोई एक ऐसी वैल्यू दे दी जो कि इनके सम का ठीक नेगेटिव है। अब इसको छोटे तरीके से समझो ना, 27 नंबर का सम अगर तुमने किया और तुम्हारे पास में एक वैल्यू आ गई सपोज 156, और तुमने 26 नंबर के सम को 156 बनाने के बाद 27वें नंबर को अगर माइनस 156 की वैल्यू दे दी तो वो तो पूरे सम को 0 बना देगा। इसका मतलब है कि तुमको अलाउड है कि तुम 26 नंबर तक कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते हो जो कि ग्रेटर देन 0 है, और 27वें नंबर को एक ऐसी वैल्यू दे दो जिससे कि ये सारे के सारे कैंसिल हो जाए और तुम्हारा एवरेज जो है वो 0 बन जाए। तो इसका सही आंसर होगा 26। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा सोचो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रीड करा देता हूं। एवरेज ऑफ 27 नंबर्स इज 0। 27 नंबर लिखे, उनको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 27 किया, 0 आ गया। क्वेश्चन का ये मीनिंग तो क्लियर है, बट वो तुमसे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसे कितने नंबर होने चाहिए जो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए।
अब मैं ग्रेटर देन 0 अगर 26 नंबर को रख लूं लेकिन 27वें नंबर को 0 से कम कर दूं, मतलब सपोज करो 26 नंबर का सम है x और 27वें नंबर को मैंने कर दिया -x, तो वो टोटल एवरेज को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इसका मतलब है कि कितने नंबर को तुम 0 से ज्यादा रख सकते हो, 26 नंबर को, तब भी तुम्हारा एवरेज 0 हो जाएगा अगर तुम्हारा 27वां नंबर इन 26 नंबर के सम का नेगेटिव है, और यू कैन से लेस देन 0 है। तो आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर, और तुम्हारे जितने भी डाउट्स थे पेपर के आंसर से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। सो कीप ऑन गिविंग दिस टाइप ऑफ पेपर्स टू इंक्रीज योर स्पीड, एक्यूरेसी एंड एवरीथिंग, और ऑब्वियसली तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ेगा जब तुम इस तरह के पेपर्स देते हो। भले ही तुम्हारे स्कोर्स थोड़े कम आ रहे होंगे या आते होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम पेपर को स्किप करो। और ये कभी मत मान के चलना कि यार पेपर के सॉल्यूशंस देख लूंगा, बाद में कर लूंगा, हो जाएगा, इससे बात नहीं बनेगी। अब ये बात मुझे स्पेशली इसलिए बोलना पड़ा लास्ट में क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी क्लास में आ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं ये किसी को नहीं पता, एंड व्हेनेवर दे कम विद अ वेरी गुड एक्सक्यूज कि सर मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, और जिनमें से कुछ जेन्युइन भी होते हैं क्योंकि वो मुझे अपने एडमिट कार्ड की कॉपी सेंड करते हैं व्हाट्सएप में, तो आई डू एग्री, बट स्टिल देयर आर सम फ्यू पीपल जो कि इस बात का एडवांटेज ले रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू सी द मिरर। देखो, तुम्हें जब तक मिरर नहीं दिखेगा यू कैन वर्क ऑन योर वीकनेसेस। ये पेपर्स के थ्रू ही तुम अपने वीकनेसेस को जान सकते हो और अपने वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट एट द मेन टाइम तुम्हें इस चीज का खौफ जो है ना, पेपर का खौफ होता है, मैं पेपर में कैसे करूंगा, इतने सारे क्वेश्चंस कैसे कर लूंगा। तो ये जो 10-10 क्वेश्चन हम लोग करते हैं डेली बेसिस पे, जिसको करने के लिए मैं तुम लोग को 15 मिनट देता हूं, टाइम तो ये भी ज्यादा है, लेकिन 10 क्वेश्चन को 15 मिनट में इनिशियली अगर तुम कर पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मेन पेपर के दिन तुम्हारा जो डर का लिमिट है वो कम हो जाएगा। तो विद दिस होप आई अज्यूम कि कल अच्छी खासी स्ट्रेंथ मुझे देखने को मिलेगी डेली टेस्ट पेपर के अंदर में। तो कल मिलते हैं न्यू पेपर के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।